हेलो दोस्तों, मैं हूँ विजेश गुज्जर और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी जीव होगा उसके विकास के लिए जो भी प्रक्रम शामिल होंगे उन्हें हम जैव प्रक्रम कहेंगे। ठीक है। अब विकास कैसे हो, तो आप देखेंगे किसी जीव को यदि बराबर खाना वगैरह मिलता है तो दिन ब दिन मोटा होता जाता है। ठीक है ना, फैलता जाता है, उसकी वृद्धि होती जाती है। और यदि किसी जीव को हम खाना नहीं देंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मर जाएगा। ठीक है ना। तो किसी भी जीव को जो है विकास कराने के लिए जो है उसका खाना वगैरह देना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रक्रम हैं जिससे उस जीव का विकास होता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है जीव होता क्या है। तो जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। ठीक है ना। तो सजीव वो होंगे जो चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, भागते हैं। नहीं, ये एकदम प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी। ठीक है ना। क्योंकि एक आदमी चल सकता है लेकिन एक पौधा चलता नहीं है। ठीक है, तो क्या वो जीव नहीं है? सजीव नहीं है वो सजीव है। तो यदि आपको सजीव की परिभाषा पूछी जाए तो आपको बताना है कि वे जीव जो गति एवं जनन करने में सक्षम हो और श्वसन की क्रिया करते हो उन्हें हम सजीव कहेंगे। और वे जीव जिनमें जनन की क्रिया एवं जिनमें श्वसन की क्रिया नहीं होती वे निर्जीव के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये एकदम प्रोफेशनल डेफिनेशन है, इसे आप कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब वे सभी प्रक्रम, वे सभी प्रोसेस जो सम्मिलित रूप से जो है जीव के अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब जीव के विकास का कार्य करेंगे, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहेंगे। ठीक है। अब जैव प्रक्रम मतलब जीव का विकास किन किन विधियों द्वारा होता है, किस किस प्रक्रम द्वारा होता है। तो वो 4 प्रक्रम है हमारे यहाँ पर: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो सबसे पहले बात आती है पोषण क्या होता है। तो पोषण मतलब खाना खाकर जीव अपना विकास करता है। यदि खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट श्वसन, रेस्पिरेशन, यदि सांस नहीं लेगा तो जीव को ऊर्जा नहीं मिलेगी और मर जाएगा। तो तीसरा पॉइंट आता है वहन। ठीक है, वहन मतलब रक्त का दौड़ना बहुत जरूरी है शरीर के अंदर। यदि रक्त शरीर के अंदर रुक गया एक जगह पे तो समझ लो आदमी का जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। और चौथा पॉइंट आता है उत्सर्जन, मतलब शरीर को एकदम पचा के जो है जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको बाहर त्याग देना, चाहे वो फिर मल द्वारा त्यागा जाए, चाहे फिर मूत्र त्याग जो है मूत्र द्वारा त्यागा जाए। ठीक है, तो ये 4 प्रक्रम जो है बहुत आवश्यक है किसी जीव का विकास कराने के लिए। ठीक है। अब आता है पोषण, कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है। तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक है, तो सीधी सी डेफिनेशन में आपको बताऊं तो आपको ये लिखना है पोषण में कि भोजन के अंतःग्रहण से लेकर भोजन के बहिर्गमन तक के बीच के प्रक्रम को सम्मिलित रूप से हम पोषण कहते हैं। ठीक है, कि भोजन हमने मुख से ग्रहण किया, फिर मुंह के अंदर जो है उसको चबाया, फिर उसमें लार मिक्स हुई, फिर वो भोजन जो है आहार ना जो है अपने आमाशय में गया और आमाशय में उसका पाचन हुआ, फिर वो विभिन्न आंतों में, छोटी आंत बड़ी आंत में घूमा और फिर जो है लास्ट में बाहर फेंक दिया गया। ठीक है, तो ये समझ जो प्रोसेस है ना उसमें पोषण कहलाता है। ठीक है। अब आता है पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा गया है। मतलब जीव जो है किस किस आधार पर पोषण प्राप्त करते हैं उस आधार पर जीवों को जो है 2 टाइप में बांटा गया है। तो कौन कौन से टाइप है वो देखते हैं। तो पोषण को जो है सबसे पहला पॉइंट है उसका स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषम पोषी पोषण। तो इसमें आपको थोड़ा सा शब्द जो इसका है ना उससे आपको अंदाजा लगा देना है कि स्वपोषी, स्वपोषी मतलब जो अपना पोषण खुद प्राप्त करे, स्व मतलब स्वयं। ठीक है ना, तो वे जीव जो अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं या अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें हम पोषण कहेंगे। ठीक है, तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव
अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, वो स्वपोषी पोषण होता है। उदाहरण के लिए हरे पौधे, आपने देखा होगा कि हरे पौधे जो भी होते हैं वो सजीवी होते हैं, तो वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं कि सुबह शाम आप उनके लिए थाली लेकर पहुंच जाते हो कि लो भैया अभी खाना खा लो, दोपहर हो गई अभी लंच कर लो, अब शाम हो गई अभी डिनर कर लो। ऐसा तो कोई करता नहीं है। तो वो बेचारे क्या करते हैं, खुद अपना जो है भोजन बना लेते हैं। तो भोजन पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं, तो जो सूर्य का प्रकाश आता है वो सीधा जो सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य का प्रकाश जब वो पौधे पे गिरता है, CO2 पौधे को मिलती है, जल पौधे को मिलता है, तो ये तीनों जो मिलकर जो है पौधे में ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो वही उनका भोजन हो गया। भोजन का सीधा सा मतलब क्या है, ऊर्जा मिलना। जब कोई भी मनुष्य भोजन करता है तो उसका सीधा सा तात्पर्य यही होता है कि उसको ऊर्जा चाहिए। ठीक है ना, कभी कभी कोई क्या करता है, सीधा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज वगैरह की गोलियां खाता है, जिससे एकदम ऑटोमेटिक एनर्जी मिल जाती है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। और विषम पोषी पोषण, जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगा। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। फॉर एग्जाम्पल मानव और अन्य जीव, मतलब बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, या तो वो किसी को मार कर खाएंगे या किसी दूसरे से भोजन लेकर खाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे जीवों को हम विषम पोषी जीव कहेंगे, या विषम पोषी पोषण द्वारा उनका जो है विकास होता है। ठीक है, उसके उदाहरण कौन कौन से, मानव कि हम खुद जो हैं विषम पोषी है, और बहुत सारे अन्य जीव भी हैं कि मानव जो है इतना मतलब अभी उसका पोषण प्राप्त करने का तरीका इतना गलत हो गया है कि वो अभी जीवों को भी नहीं बख्श रहा है, वो अन्य जीवों को मार मार कर खा रहा है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो परिस्थिति कितनी विकट हो चुकी है। और पेड़ पौधों को मनुष्य जो है भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जैसे पेड़ पौधों के फल हो गए। ठीक है ना, तो उनसे भी जो है वो अपना एनर्जी प्राप्त करता है। ठीक है, तो अब आता है स्वपोषी पोषण क्या होता है। ठीक है ना, कि भाई स्वपोषी पोषण में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो स्वपोषी पोषण जो अपना स्वयं पोषण करेंगे, तो स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उनमें होता है। ठीक है ना, तो स्वपोषी पोषण हमेशा किस में होगा, तो कुछ हरे पौधे हैं उनमें होगा, और कुछ जीवाणु है। ठीक है ना, जीवाणु मतलब बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होता है, तो वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है अपना भोजन बनाते हैं, तो उसे स्वपोषी पोषण कहेंगे। अब आप कहोगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, तो जो बहुत सारे जीव क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश, जल और CO2 तीनों को मिक्स करके जो है अपने अंदर ऐसे प्रक्रम करता है जिससे ये तीनों में क्रिया होती है और उनको एनर्जी मिलती है। तो इस प्रक्रम को हम जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब आता है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाढ़ से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी जो है प्रक्रिया है जिसमें एक जीव क्या करता है, बाहर से जो है ऊर्जा लेता है, जो बाहर से कुछ पदार्थ लेता है और उससे जो है ऊर्जा बना लेता है। और बाहर से पदार्थ कौन कौन से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो लेता है। उनमें जो है कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ जो है प्रोसेसेज होती है और उनमें एनर्जी मिलती है, तो वही उनका भोजन होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है हमेशा क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। अब आप कहोगे क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल यदि आपको पूछ लिया जाए कि पौधे हरे क्यों होते हैं कोई, ठीक है ना, ज़्यादातर पौधे हरे होते हैं, तो वो हरेपन का क्या कारण है, तो आपको बताना है कि पौधों में क्लोरोफिल नामक का हरित वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पौधे हरे रंग के होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो कैसे होती है, जैसे CO2 ली प्लस वाटर लिया, वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में लिया
और जिससे जो है C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन मुक्त हुई प्लस वाटर भी मुक्त हुआ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इससे ग्लूकोज मिला। हम भोजन प्राप्त हम खुद जो मनुष्य जो है जो भोजन खाता है ना, तो उससे जो है भोजन पचता है तो उससे भी जो है ग्लूकोज का निर्माण भी होगा। तो आप देख सकते हो पौधों में भी जो है ग्लूकोज का ही निर्माण हो रहा है, ठीक है। और उससे जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ज़्यादातर हम बहुत अधिक मात्रा में छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है पौधे करते हैं और वापस ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप देख रहे हो ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं और हम लेते हैं, ठीक है ना। और जल भी बनता है इसमें। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है खाना बनता है। तो साला आप सोच रहे होंगे कि रात को तो सूर्य का प्रकाश होता नहीं है, तो फिर रात को पौधे कैसे भोजन बनाते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि रात को पौधे भोजन नहीं बनाते, ठीक है ना। रात को पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, वो भी जो है ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए आपको हर कोई कहता होगा कि भाई रात को जो है किसी पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो उसका कारण यही है कि रात को जो है पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और मनुष्य भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कोई भी जीव भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है, जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन की जो है मात्रा है कम हो जाएगी। इसलिए आपको जो है रात को पौधे के नीचे सोने के लिए हमेशा मना किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़े। अब आता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री की प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक बात और बता दे रहा हूँ कि मेरे अभी एक दिमाग में बात आई है कि जो पीपल का जो पेड़ होता है वो रात को भी ऑक्सीजन ही देता है, ठीक है ना। तो वो दिन और रात में हमेशा जो है पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता रहता है। इस कारण जो है पीपल की पूजा भी होती है, क्योंकि हमारे हिंदू जो है हमारे अंदर जो है ऐसा माना जाता है कि जिससे हमें लाभ हो रहा है ना उसको हम देवी देवता मान लेते हैं। जैसे जल से हमें लाभ हो रहा है तो उसको हमने जल देवता मान लिया, वायु से लाभ हो रहा है तो हमने वायु देवता मान लिया। तो इसलिए जो है जब पीपल भी ऑक्सीजन देती है हमको, उससे भी हमें बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, तो उसको भी जो है पीपल देव के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है, तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, ठीक है। मतलब सूर्य की किरणें आवश्यक है बिना सूर्य की किरणों के जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, मतलब भोजन नहीं बनेगा, इसलिए रात को भोजन नहीं बनता है। अब आता है क्लोरोफिल, ठीक है। पौधे हरे क्यों हैं, तो क्लोरोफिल के कारण, तो क्लोरोफिल जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो स्थलीय पौधे जो होंगे इसे वायुमंडल से लेंगे और जलीय पौधे जो हैं इसे किसी अन्य माध्यम से लेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है और जल भी जरूरी है। स्थलीय पौधे जो हैं जड़ों द्वारा मिट्टी से जल प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अब आता है रंध्र। जो पौधे होते हैं उनमें जो पत्तियां होती है, पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। इन छिद्रों को ही हम जो है रंध्र बोलते हैं। तो ये छिद्र के इनके क्या काम है, तो इनके काम है जो गैसें लेते नहीं है, CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये गैसों का आदान प्रदान होता है इनमें उस छिद्रों के द्वारा, ठीक है। तो पहला काम तो इनका ये हो गया। और दूसरा काम होता है कि पौधे जो हैं इन रंध्रों के द्वारा जल जो है वाष्प में बदलते हैं। पौधे से भी वाष्प निकलती है ना, तो ये जल जो है वाष्प के रूप में निकालने के लिए रंध्रों का प्रयोग करते हैं। तो उनमें भी आपने एक प्रयोग करोगे आप शायद आगे, या तो आपने कर लिया होगा कि जब पौधे की पत्ती के ऊपर हम वैसलीन लगाकर रख देते हैं ना, तो वो 2-3 दिन बाद सूख जाती है। तो उसका यही कारण है कि पौधे की पत्ती में जो है ऑक्सीजन का आदान प्रदान या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं होता है, तो वो मर जाता है, ठीक है ना, पत्ती भी। तो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र बोलते हैं। और रंध्र के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान करना है, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल यानी जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। आप देख सकते हो ये एक पत्ती का जो है चित्र बना हुआ है,
और इसमें सहायक कोशिका है, पत्तियों में भी कोशिकाएं होती हैं, अधिचर्म कोशिकाएं, इनमें एक और द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है, और रंध्र छिद्र है, यहाँ पर जो है छिद्र बने हुए हैं, ठीक है ना। तो अब आता है ये रंध्र छिद्र की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते रहते हैं, और ये रंध्र भी जो है बार बार खुलते और बंद रहते हैं, ठीक है ना, कि कभी कभी खुलते हैं जिससे जल बाहर निकल जाता है और वापस बंद हो जाते हैं, वापस खुलते हैं वापस बंद हो जाते हैं। यदि खुले के खुले ही रह जाए तो साला पूरा जल जो है वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाएगा और जल की कमी हो जाएगी। अब आता है विषम पोषी पोषण, ठीक है ना। तो विषम पोषी पोषण मतलब बाहर से कई से भोजन जीव अपना पोषण प्राप्त करते हैं बाहर से। तो विषम पोषी पोषण में सबसे पहला पॉइंट आता है प्राणी सम पोषण, ठीक है। तो इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं, मतलब पहले पूरे भोजन को ग्रहण करते हैं, शरीर के अंदर रखते हैं पहले भोजन को, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। पहले पूरा एकदम भोजन ले लेते हैं, शरीर के अंदर रख लेते हैं, फिर बाद में जो है उसका पाचन होता है, तो वो प्राणी सम पोषण कहलाता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? अमीबा और मानव। अमीबा क्या है? तो ये भी एक जीव है जिसमें केवल एक कोशिका होती है। हमारे अंदर कोशिका क्या होती है? तो हमारा जो शरीर बना होना है तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे हाथ के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, हमारे पूरे शरीर के अंदर कोशिकाएं होगी, तो हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। तो बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर बना है, तो हमें जो है बहुकोशिकीय के अंतर्गत रखा गया है। और जो अमीबा है उसका शरीर केवल एक कोशिका है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है, तो उसे एक कोशिकीय जीव बोला जाता है, ठीक है। तो दूसरा आता है मृत पोषी पोषण, के मृत जीवों से पोषण प्राप्त करना मृत पोषी पोषण कहलाता है, मृत जीवी पोषण कहलाता है, या सैप्रोफाइटिक भी बोलते हैं इसको। तो मृत जीवी अपना पोषण मृत जीवों के शरीर और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जो मृत जीवी मृत जीवी जीव हो जाते हैं, कोई जीव मर जाता है तो कोई दूसरा जीव जो है उससे जो है पोषण प्राप्त कर लेता है, तो इसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। और उदाहरण के इसमें फफूंद है और कवक है, ठीक है। फफूंद मतलब जो शैवाल वगैरह आ जाता है ना, उससे फफूंद बोलते हैं। और कवक मतलब आपने कभी देखा होगा बरसात के दिनों में एक छतरी नुमा एक संरचना का निर्माण होता है, जिससे कोई स्थानीय लोग अपनी भाषा में सांप की छतरी भी बोलते हैं, उसे हम कवक बोलते हैं। और वो जो है मृत जीवी पोषण करते हैं, ठीक है ना। जो मृत सामग्री होती है ना, उससे जो है अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है परजीवी पोषण, के दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करना। तो परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब ये जीव ऐसे हैं जो दूसरे जीवों को मारते नहीं हैं, लेकिन उनका जो है ऐसा कार्बनिक सामग्री या कोई अन्य अपना पोषण प्राप्त करने के लिए जो है उनसे चिपक जाते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए अमर बेल, जो एक बेल होती है, वो पैरों पर भी लिपट जाती हैं, ठीक है, और उनसे जो है अपना पोषण प्राप्त करती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जूं। सबसे जो मानव के लिए जो एक बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत ही खतरनाक होती है कि जूं जब सिर में लग जाती हैं तो बहुत खुजली चलती है। तो खुजली क्यों चलती है? क्योंकि जूं जो है एकदम सिर से चिपक जाती है और अंदर से खून चूसती रहती है, ठीक है ना। तो ये भी एक परजीवी है और फीताकृमि भी एक परजीवी है, ठीक है। अब आता है अमीबा में पोषण। अमीबा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक कोशिकीय जीव है, मतलब इसका शरीर केवल एक कोशिका से बना है। आप देख सकते हो इसमें न तो कोई हाथ है न कोई पैर है, ये केवल एक कोशिका एक नज़र आ रही है, इसलिए इसको एक कोशिकीय जीव भी बोलते हैं। इसके अंदर जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये जो है ये केंद्रक कहलाता है। मतलब बहुत सारे जीवों के अंदर केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और ये अमीबा जो है अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है, तो उसको देखते हैं। तो अमीबा भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है, अपने पादाप जो होते हैं वो अपने पादापों से जो भोजन कोई पड़ा रहता है अपने उसके पास, तो उसको घेर लेता है। ये देख सकते हो आप, ये भोजन का कोई कण है और अमीबा इसके पास आ रहा है। यहाँ देख सकते हो अमीबा ने भोजन को अंदर फंसा लिया है, ठीक है। तो खाद्य रिक्तिका बन गई, खाने के लिए एक जगह बन गई, तो उसने अपना कूटपाद के अंदर जो है इसमें भी एक पैरनुमा संरचना का निर्माण हो गया कोशिका से भी।
और भोजन अंदर फंस गया। ठीक है, आगे देखोगे खाद्य रिक्तिका बन गई और खाद्य कण जो खड्डा बनाता उसके अंदर भोजन चला गया। ठीक है, तो बचा हुआ या खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। अब जो खड्डे में भोजन फंसा हुआ है उसके अब टुकड़े हो गए। ठीक है ना, मानव में भी तो यही होता है ना कि भोजन जब अंदर चला जाता है आमाशय के अंदर तो उसके टुकड़े किए जाते हैं और टुकड़े होने के बाद जो है एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही प्रक्रम हो रहा है कुछ कि भोजन को अंदर ग्रहण करके जो है उसके टुकड़े किए जा रहे हैं। अब होता है बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है और जो बचा हुआ भोजन होता है वो कोशिका के सतह की ओर आता है और अंत में जो है उसको बाहर डिस्पोज कर दिया जाता है या बाहर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। ठीक है, और ये खाद्य पदार्थ अंदर पहुंच गया पूरा। ठीक है ना, बाहर पड़ा था पहले। और पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, मतलब ये भी एक ऐसा जीव है जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, तो पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार होता है, तो पैरामीशियम जो है पक्षमाभ कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। ये भी क्या करते हैं, कोशिका को पूरी तरह से ढक लेते हैं और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। जिस प्रकार अमीबा में एक भोजन जो है अपने पादाबों में जो है उसको एकदम कस के पकड़ के अंदर ग्रहण कर लिया जाता था, उसी प्रकार जो है पैरामीशियम भी अपने एक विशेष ऑर्गन होता है, उनमें भी एक विशेष अंग होता है, उसके द्वारा ये जो है भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और वापस बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।